नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास इंटरमीडिएट साइंस के लिए है, ध्यान देंगे। आज का क्लास ISC के लिए है जिसमें आज हम लोग फिजिक्स से देखेंगे और आज फिजिक्स का पार्ट 4 है। ध्यान देंगे, फिजिक्स का पार्ट 4 आज हम लोग देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इससे महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। हम लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। और ध्यान देंगे यह क्लास आपका लाइव चल रहा है, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप जरूर जुड़ें। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो सभी लोग उसमें जरूर दें और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का सेट का क्वेश्चन 1 जो फिजिक्स का पार्ट 4 है। तो देख रहे हैं दोस्तों, कहा जा रहा है त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर से, VVI जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है दोस्तों? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या विद्युत चुंबकीय तरंग। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, जो भी लाइव क्लास में क्वेश्चन का संग्रह किया है वह MK लेबोरियस कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखें और सभी क्वेश्चन को आप चाहें तो कॉपी में नोट्स कर लें। अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास का PDF डाउनलोड करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, उसमें आपको प्रतिदिन के लाइव क्लास का PDF मिल जाते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है? चलिए कुछ लोग उत्तर दे दिए, सभी लोग प्रयास करें दोस्तों। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। तो त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गलती होगा कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतने ही आप लोग के लिए बढ़िया बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका पथ क्या हो जाएगा? वृत्ताकार, हेलिकल या दीर्घवृत्तीय या सीधी रेखा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों कि वृत्ताकार क्या होगा, किस आकृति, उसका पथ किस आकृति का हो जाएगा? क्या वृत्ताकार हो जाएगा या हेलिकल या दीर्घवृत्तीय या सीधी रेखा? दोस्तों हेलिकल को हेलिक्स भी कहते हैं, ध्यान देंगे, हेलिकल को हेलिक्स भी कहते हैं। और अगर इसका आकृति देखना चाहते हैं तो वे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हेलिकल अर्थात हेलिक्स की आकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ ले दोस्तों। कहा जा रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण
चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। और आपका प्रश्न का ऑप्शन दिया है वृत्ताकार, हेलिकल, दीर्घवृत्तीय और सीधी रेखा। चलिए दोस्तों, हम आपको हेलिकल अर्थात हेलिक्स की आकृति दिखाते हैं कि किस तरह की होती है। तो देख सकते हैं आपके सामने हेलिक्स की आकृति है। इस तरह से हेलिक्स की आकृति होते हैं। सभी लोग समझ ले दोस्तों, हेलिक्स जिस तरह से आप स्प्रिंग देखते हैं ना, उसी तरह का आकृति होती है हेलिक्स की। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, सभी लोग देख लें। और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन करा था कि वृत्ताकार अर्थात इस आकृति के हो जाएगा दोस्तों, या हेलिकल जो अभी दिखाएं, या दीर्घवृत्तीय या सीधी रेखा, किस आकृति का उसका पथ हो जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हेलिकल हो जाता है अर्थात हेलिक्स हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम हो तो उससे आप जरूर याद कर लें, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कहा जा रहा है जब किसी अमापी को संट, तो दोस्तों संट का मतलब क्या होता है? अगर इससे जानने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा इसे विस्तार पूर्वक समझाते हैं दोस्तों, क्योंकि ABCD करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ ABC करके निकल जा रहे हैं। आपको उस तरह से नहीं, आपको डिस्कशन के साथ दोस्तों सभी क्वेश्चन को करेंगे। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इंटरमीडिएट क्लास के लिए लाइव क्लास होती है। तो दोस्तों संट क्या है? तो संट विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है अर्थात डिवाइस है, जो कहते हैं दोस्तों डिवाइस। तो उसी तरह से विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति अर्थात डिवाइस है। विद्युत परिपथ किसको कहते हैं दोस्तों? तो विद्युत परिपथ अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, अर्थात दोस्तों परिपथ, रास्ता। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों, तो किससे? केवल से तार के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो वही इसका परिपथ है। तो कहता है विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है जिसका मुख्यतः दो उपयोग है दोस्तों। संट का क्या उपयोग है? तो संट के मुख्यतः दो उपयोग होते हैं। पहला, परिपथ की किसी शाखा से, परिपथ दोस्तों रास्ता रहते हैं, जो तार आप वायरिंग घर में देखेंगे तो एक जगह से जो जंक्शन रहता है वहां से बहुत जगह जाता है केबल, इस रूम में, उस रूम में, पंखा में हो गया, बल्ब में हो गया, टीवी में हो गया, तो बहुत सारा ब्रांच निकलता है। तो कहता है कि परिपथ के किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेजना इसका पहला महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान देंगे, परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेजना, यह इसका पहला कार्य हुआ दोस्तों। और दूसरा कार्य संट का है कि परिपथ की किसी शाखा से बहने वाली धारा का मापन करना। ध्यान देंगे, परिपथ में किसी भी शाखा से बह रही है धारा, उसका क्या करता है? मापता है, मापन करता है, यह संट। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या स्थिर होगी, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे लाइव चैट में। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे आप लोग कि जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों देख सकते हैं संट इस प्रकार की होती है। आपको आकृति भी दिखा रहे हैं, संट की आकृति कैसी होती है? तो इस प्रकार की विद्युत परिपथ में इसे ही जोड़ा जाता है, संट को लगाया जाता है। देख लीजिए बढ़िया से दोस्तों, संट की आकृति इस तरह से होती है। आप देख सकते हैं अपने घर में या कहीं भी अगर वायरिंग किया हुआ है तो उसमें उस जगह अगर प्रयोग किया गया तो इस आकृति को देख सकते हैं। अगर ऐसा देखेंगे डिवाइस तो समझ जाइएगा कि क्या है, तो यह संट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न, जो आप मैट्रिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन को पढ़े होंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, कौन किया था? ये दोस्तों आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी यह प्रश्न आया होगा। अगर ध्यान से पढ़े होंगे, अगर याद है तो इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, कौन किया था? एम्पियर, ऑस्ट्रेड,
फ्लेमिंग या फेराडे ने? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, दोपहर 12 बजे लाइव क्लास प्रत्येक सब्जेक्ट से होती है। इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों से कोई चार्ज नहीं मांगा जा रहा दोस्तों, बिल्कुल ही निःशुल्क क्लास है। डेली ज्वाइन करें दोपहर 12 बजे लाइव क्लास। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, कौन किया था दोस्तों? चलिए कुछ लोग उत्तर दे दिए हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रिएट ने किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, या कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, या कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है दोस्तों? कुंडली के तल में रहता है, या कुंडली के तल के लंबवत रहता है, या कुंडली के तल से 45 डिग्री पर। जैसे दोस्तों 45 डिग्री इस तरह से कुंडली का तल है, तो इस तरह 45 डिग्री का कोण, या कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है दोस्तों? तो वह रहता है कुंडली के तल के लंबवत। इस तरह से रहता है दोस्तों, लंबवत रहता है। कुंडली के तल के क्या रहता है? लंबवत। याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत रहता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किससे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही तार से वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, या वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, या परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। परिनालिका आप दोस्तों देखे होंगे, खोखले एक नली होती है जिस पर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है। आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे परिनालिका के बारे में, कि परिनालिका से आप क्या समझते हैं, इसकी आकृति भी पढ़े होंगे। तो दोस्तों सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है क्या सीधे धारावाही तार से, या वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, या वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, या परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर उत्पन्न होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। क्या है नियम दोस्तों? लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने का। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है, या फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम से, या मैक्सवेल के दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम से, जो स्क्रू रहते हैं दोस्तों उसके नियम से, या एम्पियर के तैरने के नियम से? जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का क्या नियम है। चलिए प्रयास करें दोस्तों, सभी लोग प्रयास करेंगे उत्तर देने का। गलत होगा कोई बात नहीं दोस्तों, आप प्रयास तो किए। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ही एग्जाम में फायदा मिलने वाला है, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करें दोस्तों। तो याद रखेंगे, लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। याद रखेंगे, लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन नियम है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दो नियम है, एक बाएं हाथ का एक दाएं हाथ का। तो लारेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। कहता है एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर डिस्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जो कि उत्तर की ओर डिस्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी, किधर की ओर होगी दोस्तों? फिर से क्वेश्चन को बोल देते हैं। कहा जा रहा है एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ध्यान देंगे, पश्चिम से पूर्व। आकृति को अगर दिशा आपको दिक्कत होती है दोस्तों, तो हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह दोस्तों ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और दाएं साइड में ईस्ट और बाएं साइड में वेस्ट होता है, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि उत्तर की ओर डिस्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा, इधर की ओर डिस्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी, क्या होगी दोस्तों? किधर की ओर होगी? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ऊर्ध्वाधर अर्थात दोस्तों लंब खड़ा हुआ, और क्षैतिज अर्थात पड़ा हुआ। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। कैसी होगी दोस्तों? तो याद रखेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तार पर कार्यशील बल की दिशा किधर होगी? तो ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। चलिए समझ गए, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, क्या? समांतर में निम्न प्रतिरोध को, या श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को, या श्रेणी में निम्न प्रतिरोध में को, या समांतर में उच्च प्रतिरोध को? ध्यान देंगे दोस्तों, समांतर क्रम दो दिए हैं और श्रेणी क्रम दो दिए हैं। एक है दोस्तों समांतर में निम्न प्रतिरोध, और एक है समांतर में उच्च प्रतिरोध। उसी तरह से श्रेणी में उच्च प्रतिरोध और श्रेणी में निम्न प्रतिरोध। तो सभी लोग बताएं दोस्तों कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलना है, क्या? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, तो क्या जोड़ेंगे? तो याद रखेंगे, जब भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना होगा तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं। याद रखेंगे, समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, समांतर में निम्न प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों हम लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन करते हैं। इसलिए आप लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दें, ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, एक गैल्वेनोमीटर को, पिछले बार था गैल्वेनोमीटर, देख सकते हैं दोस्तों गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना था। इस बार दोस्तों देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, आमीटर में। अब कह रहा है दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है। तो कहा जा रहा है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे दोस्तों? समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़ के, या श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को, या श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, या समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ के। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर ही उच्च नहीं निम्न होगा। समझ जाएंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे उच्च नहीं निम्न। तो जल्दी से बताएं दोस्तों कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन करना है, तो इसे किस प्रकार करेंगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन करना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन करना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। और यही प्रश्न दोस्तों, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को, इसलिए बढ़िया से समझ लें,
गैल्वेनोमीटर को एमीटर में तो समांतर में निम्न प्रतिरोध को, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। इस तरह से हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। अब गैल्वेनोमीटर नहीं दोस्तों, अब वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को हमको एमीटर में बदलना है, तो किस तरह से बदल सकते हैं? सभी लोग उत्तर देंगे इस प्रश्न का कि 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। किस तरह से? इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, या इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, या इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। किस तरह से? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दिए हैं। तो याद रखेंगे 1 वोल्ट मीटर को एमीटर में इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर बदला जा सकता है। समझ जाएंगे, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर अर्थात दोस्तों एमीटर। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदर्श वोल्ट मीटर, अच्छी तरह से समझेंगे, एमीटर का 0 होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? क्या कम होता है, अधिक होता है, अनंत होता है, या 0? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो याद रखेंगे एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। दोस्तों चुंबकीय बल भी कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, इसे ध्यान देंगे। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर, टेस्ला, गॉस, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी को बारी बारी से समझा देंगे। पहले आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या वेबर होता है, टेस्ला, या गॉस, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दिए हैं। तो याद रखेंगे चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। बात रहा दोस्तों वेबर, तो वेबर किसका मात्रक है? तो वेबर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। याद रखेंगे वेबर है जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, इसलिए अच्छी तरह से याद कर ले। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। और दोस्तों टेस्ला और गॉस याद रखेंगे, टेस्ला और गॉस इसी का मात्रक है। किसका? चुंबकीय बल क्षेत्र का। मगर ध्यान देंगे, मगर दोस्तों जो टेस्ला है क्या हो जाता है? बड़ा है, और गॉस है जो छोटा है, क्योंकि एक गॉस बराबर दोस्तों 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। याद रखेंगे एक गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला, और एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। इसलिए अच्छी तरह से समझ ले। तो ध्यान देंगे चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। वेबर किसका मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स का। और दोस्तों टेस्ला गॉस इसी का मात्रक है, मगर एक छोटा है एक बड़ा है। मगर याद रखेंगे जब चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक बोले, कौन मात्रक? एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक में क्या होगा? टेस्ला होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा के प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रभाव नीचे से ऊपर, मान लीजिए कि ये तार है दोस्तों, ठीक है, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है? तो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिजतः
तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। किस तरफ से उसका विक्षेप होगा दोस्तों? फिर से क्वेश्चन को समझ लेंगे कि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर, दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, नीचे से ऊपर था, इस तरह से था दोस्तों, नीचे से ऊपर था, नीचे से ऊपर की ओर है। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिजता दोस्तों इस तरह से क्षैतिजता तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा दाहिनी तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर या बाईं तरफ। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है कि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिजता तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। तो याद रखें दोस्तों, उसमें विक्षेप कैसे होगा? तो ऊपर की ओर होगा। याद रखेंगे ऊपर की ओर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों आज हम लोग इंटरमीडिएट साइंस के लिए फिजिक्स का क्लास देख रहे थे और यह फिजिक्स का पार्ट 4 था। हम लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी विषय से इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन करते हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। तो फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।